बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खदमत में हाजिर। नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सियासत के हवाले से, और सियासत के हवाले से बात करें तो राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के दो ग्रुप्स में लड़ाई हुई है इक़्तिदार के हवाले से, बहुत सारे मामलात के हवाले से। इस बीच में अशोक गहलोत का एक स्टेटमेंट भी जो इकोनॉमिक टाइम्स ने कैरी किया है और यहाँ के न्यूज़पेपरों ने उसको अपनी शाह-सुर्खी बनाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की रिहाई में सचिन पायलट का हाथ है। मेरे सीनियर साथी सनम एजाज बराह रास्त जुड़े हैं मेरे साथ। इस खबर के हवाले से क्या कुछ तफसील होगी, क्या कुछ असल हकायक है, इस हवाले से बराह रास्त हम सनम से जुड़ेंगे। सनम, जिस तरह बातें अब हो रही है, अशोक गहलोत की जो स्टेटमेंट आई है, जो अखबारों ने कैरी की है, स्टेट टाइम्स से लेकर यहाँ के अखबारों ने फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की रिहाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस खबर को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल रूफ, अगर राजस्थान की सिचुएशन देखी जाए तो राजस्थान में फिलहाल अशोक गहलोत ने अपना जो पावर होता है, जो पावर शेयरिंग का मामला होता है, वो सब पूरा कर लिया है। यानी उन्होंने दिखा दिया है, कल उन्होंने जो परेड की है उस परेड में उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी सिचुएशन या इस वक्त उनके पास फुल मेजॉरिटी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इसमें आया है वो इकोनॉमिक टाइम्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया कि ये जो टॉपलिंग की कोशिश की गई है सचिन पायलट वगैरह की, उसमें फारूक अब्दुल्ला का रोल है, उमर अब्दुल्ला का रोल है। सारा पायलट का, जो उमर अब्दुल्ला की बहन भी है, सचिन पायलट की बीवी भी है, उसका हवाला दिया गया इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में, और बताया गया कि इन्होंने सचिन पायलट की जो वहाँ पे सरकार बनाने की कोशिश की, बीजेपी में उसका इंडल्ज करने की कोशिश की है, उसमें कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और सारा पायलट का रोल है। और उसके बदले में सवाल यही खड़ा होता है कि वो क्यों ऐसा रोल करेंगे, बदले में क्या मिलेगा? तो ये बताया जा रहा है कि सारा पायलट और सचिन पायलट ने बीजेपी के साथ उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की रिहाई की जो है वो शर्त रखी थी, और बीजेपी को ये बताया था कि अगर वो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को रिहा करते हैं तो फिर उसके बदले में जो है सचिन पायलट जो है वो बीजेपी में वहाँ पे सपोर्ट करेगा। सचिन पायलट फारूक अब्दुल्ला का दामाद है, सारा अब्दुल्ला जो उमर अब्दुल्ला की बेटी है उसका हस्बैंड है, यानी ये घरेलू जो रिश्ता है वो निभाया गया है। और इसमें कुछ जो खदशात का इज़हार जो गहलोत है उन्होंने किया है, उन्होंने कोट किया गया है इस अखबार को, इकोनॉमिक टाइम्स ने गहलोत को कोट किया है, और उसमें गहलोत बता रहे हैं कि वाकई में अगर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की रिहाई उसके इस सारे जो सचिन पायलट का स्टंट्स है उसके बदले में नहीं हुई है तो फिर महबूबा मुफ्ती को क्यों रिहा नहीं किया जा रहा है? जबकि वो भी साहब का चीफ मिनिस्टर हैं, फारूक अब्दुल्ला भी साहब का चीफ मिनिस्टर हैं, उमर अब्दुल्ला भी साहब का चीफ मिनिस्टर हैं, और इन दो साहब का चीफ मिनिस्टर को रिहा किया गया और महबूबा मुफ्ती को नहीं किया गया। सनम, इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि इस जो इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर की उसमें यह भी कहा गया कि जो ही फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला रिहा हो गए फिर उन्होंने मौजूदा हालात के हवाले से, आर्टिकल के हवाले से, 35A के हवाले से कोई बात नहीं की। यह भी उस गहलोत ने इल्ज़ाम लगाया। देखिए, बिल्कुल गहलोत का वो इल्ज़ाम सही कहीं साबित हो रहा है। जब रिहाई फारूक अब्दुल्ला की हुई, मीडिया उसको कवर कर रहा था, हम लोग भी थे, और जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आगे क्या लाएमूल होगा तो उन्होंने कहा वक्त आने पर बताया जाएगा। लेकिन अभी अब 4 महीने हो चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला 4 महीने से ज़्यादा, अभी तक फारूक अब्दुल्ला उस हवाले पर कोई भी बात नहीं करते। इवन कि वो पार्लियामेंट मेंबर हैं, ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर हैं, और एज ए पार्लियामेंट मेंबर भी उन्होंने कोई बात इस पर नहीं की है। कश्मीर की किसी भी पोलिटिकल सिचुएशन पर उन्होंने बात नहीं की है। उसके बाद इंपॉर्टेंट उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें, उमर अब्दुल्ला का ट्वीट जो होता था बड़ा ही कटाक ट्वीट होता था। अक्सर वो सारे मामलात में सरकार की या मरकजी सरकार की या जहाँ पे भी होगी कहा जाता था कि बेबाक अंदाज में वो उसकी तनकीद या तारीफ करता था। लेकिन उमर अब्दुल्ला की खामोशी, और ख़ुद जब उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया और जब उन्हें ड्राइव किया जा रहा था अपने घर की तरफ, तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या उमर साहब आगे करेंगे, तो उमर अब्दुल्ला का जवाब आया था कि बहुत जल्द आपको बताया जाएगा। वो बहुत जल्द अभी नहीं मालूम हो सका है। नाज़रीन, बात हो रही थी राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर के हवाले से हमने बात की जिस तरह अशोक गहलोत ने इल्ज़ाम लगाए यहाँ की लीडरशिप पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पे, कि किस तरह उन्होंने रिहाई जो उनकी हुई है और फिर उन्होंने जो कह सकते कोई स्टेटमेंट इजरा नहीं किया अपनी तरफ से। खासकर अगर हम आर्टिकल 370 के हवाले से बात करें, 35A के हवाले से बात करें, उनकी खामोशी कहीं ना कहीं कुछ इशारा कर रही है, जिसका इल्ज़ाम राजस्थान के लीडर ने लगाया है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट में
अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में भी सियासत के हवाले से, क्योंकि सियासत यहाँ पे हो रही है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। पहले मेयर का जो वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस हुआ, अब उनके इलेक्शंस होने जा रहे हैं 16 तारीख को। इस हवाले से गहमा गामी जोरों पे है। और अभी ये खबरें अब आ रही है कि जो डिप्टी मेयर हैं उनको भी वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस होने जा रहा है। मेरे सीनियर साथी सनम एजाज इस बराह रास्त श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मौजूद है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे सनम, क्या कुछ जो हालात की हम बात कर सकते हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से? खबरें ये भी आ रही है कि डिप्टी मेयर का भी वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस हो सकता है। देखिए, बिल्कुल वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मूव हो चुका है डिप्टी मेयर का भी। और ये गुलाम नबी जो हैं ना, जो पहले कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, अब आज़ाद हैं और जुनैद मतू के खीमे में जाने जाते हैं। वहाँ जो पॉलिसी मेकर्स में वहाँ तस्वर किए जाते हैं। उन्होंने कुछ देर पहले, आज करीबन 11:30 के आसपास श्रीनगर में म्युनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर गए और नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके सामने रखा। 37 लोगों का उस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे साइन भी है और ये दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन है। इससे पहले मेयर श्रीनगर जो जुनैद मतू हैं, उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो वही डार ने किया था, यानी वो जुनैद के अपोजिट खीमा जो है इमरान का, उन्होंने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किया था और उसमें वो कामयाब भी हुए थे। जुनैद को मेयर के पद से हटाया गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब 16 तारीख को मेयर का दोबारा यहाँ इंतखाब होना है और उस हवाले से भी वोट शुमारी होने जा रही है, वोट तो डाली जाएगी। लेकिन डिप्टी मेयर का जो आज नो कॉन्फिडेंस मोशन का था, इसमें मुझे शक शुबात उस वक्त आज लगे जब एक कॉरपोरेटर जो है ईदगाह इलाके की, वो इस नो कॉन्फिडेंस से पहले ही कमिश्नर के ऑफिस आती है और बताती है कि मुझसे मेरा जो साइन है वहाँ पे वो सही साइन नहीं है, ये वो उसको बता रही है। उसके बाद जब वो मेयर के पास जो कमिश्नर के पास जो लिस्ट आती है नो कॉन्फिडेंस की, उसमें उसका नाम भी है। यानी कुल मिलाकर जो 37 नामों में इसका नाम, जो कॉरपोरेटर है, खातून कॉरपोरेटर श्रीनगर के ईदगाह के इलाके की, उसका भी है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि अभी क्या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम 36 तो ज़रूर चाहिए तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा। अब देखते हैं, हमें खबर ये मिल रही है कि कुछ और भी हैं कॉरपोरेटर जो इस हवाले से अभी तकदो में हैं, क्योंकि बात यहाँ इल्ज़ाम लगाया जाता है। मैं कॉरपोरेशन के ऑफिस में हूँ, जिससे बात की जाए वो सब कहते हैं कि ये पैसे का खेल है, यानी यहाँ पैसा बटोरा जा रहा है और पैसा जिसको दिया जाता है वो इधर से उधर हो रहा है। तो सारा खेल पैसे का। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा सनम, जहां हम अभी तक मेयर के इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे कि मेयर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर वाकई में डिप्टी मेयर का जो वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस होगा, तो क्या आपको लग रहा है कि मेयर का जो इलेक्शन है वो बड़ा दिलचस्प होगा? क्योंकि अभी तक तो जो शेख इमरान की बातें हो रही है कि वो जीत रहा है। अगर ये कुछ हुआ, क्योंकि डिप्टी मेयर जो है उसको शेख इमरान के खाते से गिना जाता है, क्या आपको लग रहा है कि फिर इंतखाब जो है वो बड़ा टफ होगा? देखिए, बिल्कुल अभी कोई जीत नहीं रहा है, बिल्कुल ये सब उड़ाई जा रही खबरें हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस क्या रोल करते हैं। देखिए, कल एक खबर ये आई, यानी एक बीजेपी कॉर्पोरेटर ने बताया कि उन्हें पार्टी हाईकमांड से ऑर्डर मिला है कि जुनैद को वोट करिएगा, जबकि वो खीमा अब तक इमरान के खाते में दर्ज किया जाता है। और अगर वो बीजेपी जुनैद को सपोर्ट करती है तो साफ जाहिर है कांग्रेस उसका खिलाफ कर गई, कांग्रेस इमरान के खाते में चली जाएगी। तो ये सब कुछ है, ये नंबर गेम है। और इम्पॉर्टेंट, आज हम बीजेपी हेडक्वार्टर जब हम गए, हमने बीजेपी वालों से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो ये खेल जो है ये बड़ा सा खेल है, इसमें किसी की जीत जो है वो बिल्कुल तय नहीं है। ना इमरान की अभी जीत कह सकते हैं, ना जुनैद की कह सकते हैं। 1-2 वोट्स का फर्क रह सकता है जो भी जीतेगा, और उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले वही करेगा, यानी वो जो है जिसमें कहा जाता है कि माया का जितनी माया फेंकेगा उतना ही वो आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर माननी पड़ेगी कि बदनाम किया जा रहा है पूरी कॉरपोरेशन को, श्रीनगर को, इसको इन इलेक्शंस के दौरान खूब बदनामी मिली है। पहली बदनामी ये मिली है कि पैसा की बात हो रही है, और साफ जाहिर है अगर ये पैसा हो रहा है तो फिर ये कल पैसा कमाने के लिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये जो लोग आ रहे हैं, आज कमिश्नर मेयर बनेंगे, डिप्टी मेयर बनेंगे, कल शहर का क्या हाल करेंगे, डेवलपमेंट्स के लिए पैसे जो है वो किस तरह आज के जो खर्च किए गए पैसे हुकूमत उस पर खर्च करेंगे। और इम्पॉर्टेंट है, ये जो कॉर्पोरेट्स हैं 2 ग्रुपों में बटे हुए हैं। एक ग्रुप जो है 30-40 लोग या 20 लोग 35 लोग, ये शालीमार के होटल में बैठे हैं, 10-20 लोग 30 लोग वो जो है राजबाग के होटल में बैठे हैं। जितने भी लोग हैं, ये होटलों का ये जो खर्चा है, अभी ये 1 महीने से वहाँ पे बैठे हैं, इस पर लाखों रुपए जो खर्चा आएगा होटलों का बिल, ये कल म्यूनिसिपलिटी से ही निकाला जाएगा। यहीं की लूट पार, यहाँ करप्शन होगा तभी ये भरपाई की जाएगी, क्योंकि आज ये कोई जेब से अगर दिया आज उसने, लेकिन उसने कल पे नजर रखी है। तो ये श्रीनगर को बर्बाद करने की कोशिश है, जो ये कॉरपोरेशन बनी है या कॉरपोरेशन में इलेक्शन किए जा रहे हैं या नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारा शहर का पैसा जो है ये करप्शन होने या इसको हजम करने की कोशिश हो सकती है आने वाले दिनों में।
चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बात कर रहे थे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से। जिस तरह उन्होंने कहा कि अब इलेक्शंस जो जिस तरह होंगे अब क्योंकि वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस की खबरें जब आ रही है अब डिप्टी मेयर के हवाले से भी, और पहले अब जो इलेक्शन होगा मेयर का इलेक्शन होगा, कितना टफ इलेक्शन हो सकता है क्योंकि अब खबरें ये भी आ रही है कि 2 ग्रुपों में अब जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेट्स है वो जो तकसीम हो गए हैं। क्या कुछ आगे होने वाला है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, मगर किस तरह श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में डेवलपमेंट हो रही है इस पे सनम एजाज ने बात की कि करप्शन भी हो रहा है, डेवलपमेंट कहीं रुकी नहीं है, क्योंकि हम कह सकते हैं डेवलपमेंट कहीं हुई ही नहीं है क्योंकि जब से ये इलेक्शंस हुए हैं, जब से मेयर बना है, डिप्टी मेयर बना है, तब से वहाँ पे लड़ाई झगड़े और इस तरह की सियासत हो रही है जिसकी शिकार पूरी श्रीनगर हो रही है, श्रीनगर की डेवलपमेंट हो रही है। सरकार को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। चलिए नाज़रीन, बात श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से, और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अभी सियासत जोरों पे हैं क्योंकि मेयर के इलेक्शंस होने वाले हैं। अब डिप्टी मेयर के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनको वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस हुआ है और 37 जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं उनके सामने अपना लिस्ट पेश किया है। क्या कुछ होगा इसमें आगे वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, मगर अभी की अगर हम बात करें मेयर के हवाले से, इलेक्शंस होने वाले हैं। 16 तारीख को इलेक्शंस का ऐलान किया गया, पहले 14 जुलाई को रखा गया था, फिर डेफर करके 16 जुलाई को इलेक्शंस रखे गए हैं। इस बीच में इल्ज़ामात का सिलसिला बराबर जारी है। बीजेपी के एक जो कॉर्पोरेटर हैं नज़ीर गिलकार ने कल मीडिया के सामने आके बात की है कि जुनैद मत्तू को सपोर्ट करने जा रही है बीजेपी, और बीजेपी के अभी एक और कॉर्पोरेटर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात से इनकार किया कि नहीं, बीजेपी को जुनैद मत्तू को साथ नहीं देंगे। मतलब बीजेपी के अंदर से भी अब मुतनाज़ात बयानात सामने आ रहे हैं। क्या कहना है नज़ीर गिलकार का, आए आपकी नज़र करते हैं। बीजेपी के हम टोटल वी आर 9 कॉर्पोरेट्स इन श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें जो है 4 ऑन टिकट है और बाकी हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं। टोटल वी आर 9 कॉर्पोरेट्स। हमारा जो सपोर्ट है ऑफिशियली हम जुनैद आज़म मत्तू साहब को करेंगे। ये कंफर्म हमारा सपोर्ट जुनैद आज़म मत्तू साहब। इसके लिए क्या होता, हमारा जो पार्टी का डिसीजन होगा किसको करना है, चाहे वो इमरान साहब को कहेंगे तो बराबर 9 कॉर्पोरेटर इमरान साहब को ही जाएंगे, जुनैद साहब को कहेंगे तो बराबर 9 जुनैद साहब को जाएंगे। हम 9 कॉर्पोरेटर अगर सपोर्ट करेंगे तो 9 ही को एक ही को सब यूनानिमसली हम सपोर्ट करेंगे। बट इस टाइम जो हमारा पार्टी का आदेश है तो वी हैव टू सपोर्ट जुनैद आज़म मत्तू। यूनानिमसली वी 9 कॉर्पोरेटर्स विल सपोर्ट जुनैद आज़म मत्तू। चलिए, बात बीजेपी कॉर्पोरेट की। नज़ीर गिलकार ने कहा कि बीजेपी सपोर्ट करेगी, पार्टी की तरफ से आदेश उनको मिला है कि बीजेपी जो सपोर्ट करेगी जुनैद मत्तू को, मगर बीजेपी के एक और कॉर्पोरेट ने इस खबर की तरदीद की। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से कोई भी इस तरह का जो फैसला नहीं हुआ है कि किसको सपोर्ट करना है या किसी को सपोर्ट नहीं करना है। इस हवाले से जुनैद मत्तू ने हमारे साथी फिरदौस अहमद के साथ बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट मिलने की खबर नहीं है, ना उन्होंने बीजेपी को अप्रोच किया है। क्या कुछ कहना है जुनैद मत्तू का, आइए आपकी नज़र करते हैं। मैं कभी कॉन्फिडेंस लैक नहीं करता हूँ। उतार चढ़ाव एक सियासी ज़िंदगी में एक पहलू हमेशा रहता है ना, उसमें कभी मायूस होने की ज़रूरत है। अगर आपका एक विजन है, व्यू है, लॉन्ग टर्म एक आपका एक पर्सपेक्टिव है कि आप 20 साल 30 साल 40 साल सियासी ज़िंदगी में क्या डिलीवर करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस लूज़ करने की तो बात ही नहीं होती है कभी। जहाँ तक इंतखाबात का मसला है, वो मरहला है 16 तारीख को है इंतखाब, तो जब होगा उस वक्त जिसकी अक्सरियत होगी वो जीतेगा। मेरी कोई हमारी तंजीमी सतह पे या इनफरादी सतह पे कोई बातचीत नहीं हुई है। 2 कैंडिडेट फ्रेम हैं, एक इमरान शेख साहब हैं, तो उनकी कुछ मजबूरी होगी कि वो उनको अब क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो कभी धमाका खेज़ बातें करते हैं, कभी धमाकों की बातें करते हैं, कभी ISI की बातें करते हैं, तो उनकी लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट क्या है वो मुझे पता नहीं है उनके साथ। लेकिन एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अब वो पार्टी का व्यू पॉइंट है, उस फ़र्द का व्यू पॉइंट है, वो तो आप पार्टी से पूछिए। जहाँ जैसा कि मैंने आपको कहा, मुझे पता है आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। काश आपने सलमान अली सागर से ये सवालात पूछे होते कि ये उनकी कारकर्दगी और उनकी ये पेशकर्दगी क्या है बीजेपी के साथ। जहाँ तक हम कंसर्न्ड हैं, हम फ्लोर पे अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेंगे, वोटिंग होगी, और जो लाइक माइंडेड कॉरपोरेटर्स हैं, लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, मैं कांग्रेस के PCC प्रेसिडेंट से 2-3 बार मिला हूँ, उनके साथ बातचीत चल रही है हमारी कि क्या पावर शेयरिंग होगी, और मुझे पूरा यकीन है वो इख्तिताम
पजीर होगी। कांग्रेस क्या सवालात उठाएगी, क्या जवाब मैं दूंगा, मैंने क्या सवाल पूछे, वो क्या जवाब देंगे, वो तो कांग्रेस और हमारी तंजीमी सतह पे बात होगी। मैं जहाँ तक इनफरादी अपनी बात बोल सकता हूँ, मैं अपनी बात बोलूँगा, तंजीम की बात बोलूँगा। हमारी क्लियर कट पॉलिसी है, हम वाज़ेह तौर पे अपनी पॉलिसी, अपनी आइडियोलॉजी से स्टैंड कर रहे हैं। ये लेकिन मैं समझ सकता हूँ, इतना कच्चा खिलाड़ी मैं हूँ नहीं कि ये सवालात कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, उनसे हमारी बातचीत हुई है, मेरी ऑफिशियल मीटिंग हुई है। 16 तारीख को इलेक्शन है, 16 तारीख को जो रियलिटी है वो सामने आएगी कि हम नंबर्स अपने ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने कोई सपोर्ट ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया, मांगा नहीं है। हमारी एक कन्विक्शन है कि लाइक माइंडेड फोर्सेस एक स्टेबल नंबर ला सके। उसमें हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नंबर्स आपस में मिलते हैं, वो एक लार्जेस्ट ग्रुप बनता है। तो देखते हैं ये मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं। चलिए, बात श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से जुनैद मत्तू ने बात की और उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि बीजेपी की तरफ से सपोर्ट की कोई खबर उनको नहीं है, ना उन्होंने अप्रोच किया है बीजेपी को अपने सपोर्ट के लिए। उन्होंने कहा कि उनके साथ बराबर कॉर्पोरेट्स हैं और जीत कर वो जाएंगे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर इलेक्शन होने वाले हैं। अब 16 तारीख को पता चलेगा किसके जो सहरा बांधा जाएगा और किसके हक में हार होगी, ये 16 तारीख को ही पता चलेगा। मगर इतना ज़रूर है कि हालात जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं वो सही नहीं है। हम डे फर्स्ट से ये बात कर रहे हैं कि जहां हमें डेवलपमेंट की बात करनी है, जहां वहां पे विकास होना चाहिए, वहां पे सियासत हो रही है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे तामीर व तरक्की के हवाले से, क्योंकि यहाँ जो कोई भी सरकार आई है उन्होंने वादे ज़रूर किए हैं लोगों के हवाले से कि लोगों को सहूलियत पहुँचाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की होगी, हर एक सेक्टर में तामीर व तरक्की होगी और काफ़ी पैसा अगर हम कहें मरकज़ी सरकार की तरफ से आता भी है यहाँ जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के हवाले से, मगर ज़मीनी सतह पर जो तामीर व तरक्की है वो कहीं दिख नहीं रही है। और अगर हम रोड्स की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, अगर हम पुलों की बात करें, तो हाल काफ़ी बुरा है। काफ़ी टाइम से जो प्रोजेक्ट साथ में लिए गए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से, उनको पाई तकमील नहीं पहुंचाया गया है। और यही हाल जो है ये तलवारी लंगेट का इलाका है। वहाँ 12 साल पहले एक पुल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, पैसे वागुजार हुए, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर भी मिला, 4 पुल उन्होंने जो कह सकते हैं जो पिलर्स हैं उन्होंने वो बनाए हैं ब्रिज के हवाले से। उसके बाद 12 साल से उस पर कोई काम नहीं हुआ है। लोगों ने शिकायत की, लोगों ने अपने जो रंज का इजहार किया, लोगों ने कहा कि सरकार ने इस ब्रिज की तरफ तवज्जो नहीं दिया। अगर पैसा भी वागुजार हुआ है, आधा पैसा खर्च भी किया गया है, फिर इसको क्यों छोड़ा गया है ये लोगों को पता नहीं चला है। बार बार उन्होंने मुतल्लिका महकमे के साथ बात की, उनके अफसरान के साथ बात की, मगर खातर खा जवाब नहीं मिला है। हमारे साथी शमीम अहमद ने इस पूरे मामले पे नज़र रखी, लोगों से बात की, आए आपकी नज़र करते हैं। ये गई 2008 पे कम चला 2008 पे वंगिस दम सान आन कहान ये करने ये अत बारस में कल किस बारस में कत करने ये टोटल खबर कत बचस फट मावरी ये कहान दिवान ये तवज्जो कदलस कुन ये 2008 पे कम चला एक वरी पिलर खाला 2 वरी खाला ब्या पिलरस तो कम ये कत कार्रवाई कर कि या सारी जड़स कड़ डी सब सह दिवान नजर दपान आज लागो कम पगह लागो कम कहें कहें अत बारस में कत कर वह पाने गई मावर यह गो पिलर हो तम सात कहान ये फट वारिया सोरे ज़रात ये साइड वो गो जमीन कजा जमीन मावर वारिया मुश्किल पे 2 किलोमीटर गन बन ये पे कदलो तरन लंगेट कन ये कहान करा अत खिलाफ कत। चलिए नाज़रीन, तलवारी लंगेट के लोगों की मुश्किलात, ब्रिज के हवाले से किस तरह उन्होंने अपने जो रंज का इजहार किया, किस तरह उन्होंने सरकार के हवाले से शिकायत की कि इस पुल की तरफ नहीं देखा गया। अगर ये काफ़ी अहमियत का हामिल है उनके लिए, पैसा वागुजार हुआ, थोड़ा बहुत काम भी किया गया, मगर फिर इसको ऐसे बीच रास्ते में छोड़ा गया है। आज तक पता नहीं चला, रीज़न्स उनको नहीं पता चले कि क्यों इस पे काम नहीं हो रहा है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे महकमे फूड एंड सप्लाईज़ के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है महकमे फूड एंड सप्लाईज़। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें,
राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम बात करें, APL या BPL कैटेगरी के हवाले से हम बात करें तो लोगों की शिकायत आए रोज़ रहती हैं। इस हवाले से हम बात करें जालवा चाडोरा के लोगों ने शिकायत की कि जब से उनके जो आधार लिंक का हवाला उन्होंने दिया है कि जब से फूड एंड सप्लाईज़ पे जो बायोमेट्रिक लगाया गया है तब से लोगों को मुश्किलात है। जो बायोमेट्रिक में जो ही वो अपना जो निशान लगाते हैं तो उस पर जो स्टेटस जो है पूरी तरह नहीं आ पा रहा है, और इस हवाले से लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। और लोगों का इल्ज़ाम जब हमारे साथी जाहिद मलिक ने कंसर्न जो वहाँ पे जो स्टोर कीपर है उन तक पहुँचाया, उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि मुश्किलात हो रही है लोगों को राशन हासिल करने के हवाले से। हम बात जो जाहिद मलिक ने वहाँ के लोगों के साथ की, वहाँ के जो स्टोर कीपर है उनके साथ की, आए आपकी नज़र करते हैं क्या कहना है उनका। मुश्किल असल पे तोमुल रेत पत रेत निवान असल पे तोमुल आज अनिमो मशीन ये पे अंगूठ त रलान कहें अ पे आधार कार्ड दित सह पे ये प्यारान अ टोटली करो तो करो क्या सिर्फ गरीबी यथन क्या करो वन तो कोर 5 लट सह पे पे अंगूठ रलानी वन तो गरीबन क्या कर मशीन हूं तोमुल नुन कहें अगर दीवस हुथे ये निवान तोमुल ये निवान सह पे मजूर 3 हथन पे 4 हथन पे मजूर नान दोहस तल कत अनोक तम मजूर करो ये अंगूठ तम अनोक तेल दह फुटरावन तो शाम कुन सात लगे पन्नस आयालस फाक अगर इमे मशीन द्राय मकलो सोरे किस्से। अच्छा आए मैसेज कि बाज़ाब्ता आर्डर डायरेक्टर साहबन कि तुम बगराई सा राशन करो डिस्ट्रीब्यूट ऑनलाइन, मतलब POS मशीन करो चालू। ये POS मशीन कर चालू उहद RC नंबर दिवान यह हां बायोमेट्रिक नॉट मैच 4 पे दिवान सारे अंगजी मगर तोपत गसान यह कहें कैंसन गसान मगर मैक्सिमम 50% कहें 50% गसान ट्रांजेक्शन 50% गसान कहें इन गो 4 घंटे पेरान दपान क्या करो मतलब घर द्राय सुबह क्या करो शाम तक ये इन गई मुश्किल अम राशन सही बायोमेट्रिक हावा मैच गसान कहें युथु नेट पे बाकी फिंगर त्रावान कहें गसान आधार क्लियर ये आधार ये चेक कर मशीन सह सेम टू सेम रलान मगर हूँ बायोमेट्रिक हावा नॉट मैच जल्दी गसान हुत ऑफलाइन ओर चेंज दिवान अमिस कस बॉस आधार कर चेक तो दिवान मगर यह जन यह गो ऑनलाइन सिस्टम मैकनिज्म बराबर कहें ये मे गाठ वनकस ये गोस प्लग यह मशीन गई चार्ज ये 10 मिनट गसान डाउन पावर मे गाठस टोटल कहें 2G नेट चलान वारिया स्लो यह गसान बिहत 2G स्लो चलान वारिया अस गोस 4G आसन दम चीज मतलब ये मैकनिज्म सही कहें ये त्रावान नेट यह हावान यह मैनुअल ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड फॉर दिस बेनिफिशरी। नाज़रीन, बात तामीर व तरक्की की लोगों की मुश्किलात के हवाले से आए रोज़ लोगों की शिकायतें रहते हैं यहाँ की सरकार के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि उनको किस तरह की तामीर व तरक्की मिल रही है। पीने के पानी के हवाले से शिकायतें, रोडों के हवाले से, पुल के हवाले से आए रोज़ एहतजाज होते रहते हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे कोविड-19 के साथ साथ जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म के हवाले से, जहां एक तरफ कोविड-19 दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, केसों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अमवात में भी इजाफा होता जा रहा है। तो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ अनंतनाग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और कुपवारा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी फैसला लिया कि लॉकडाउन को फिर से करने का। अब लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर किया गया है, कारोबारी सरगर्मियाँ बंद है। यहाँ के ट्रेडर्स ने भी सरकार को कहा कि अगर सरकार चाहती है लॉकडाउन करना तो ट्रेडर्स भी तैयार है, क्योंकि कोविड की वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जहां एक तरफ सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, वहीं दूसरी तरफ एक ऑर्डरनामा आया जिसमें कहा गया कि टूरिज़्म को रीओपन किया जा रहा है, दोबारा से शुरू किया जा रहा है, यानी आज 14 जुलाई से। तो क्या सरकार का फैसला सही है? लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथियों ने कुछ लोगों से बात की, इस हवाले से क्या कहना है लोगों का, आए आपकी नज़र करते हैं। यहाँ की सरकार ने ऐलान किया लॉकडाउन के हवाले से पूरे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर को, पूरे कश्मीर को हम लॉकडाउन करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर केसेस बढ़ रहे दिन ब दिन, पॉजिटिव केसेस और हलाकतें भी बढ़ रही पॉजिटिव केसों के हवाले से। इसीलिए हमने लॉकडाउन का ऐलान किया, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ैसला है। उसके बाद टूरिस्ट को बाहर से बुलाना विज़िट के लिए, सैर सपाटे के लिए, मुझे आप बताइए खुदारा, जब यहाँ पर केसेस बढ़ते हैं, जब यहाँ पर कश्मीर में लॉकडाउन है, टूरिस्ट को बुलाना सैर सपाटे के लिए, घूमने के लिए, मुझे खुदारा आप बताए ये कौन सा इंसाफ है? अगर यहाँ पर दुकानदार बंद है, अगर यहाँ पर होटल वाला बंद है, अगर यहाँ पर गाड़ी वाला बंद है, मुझे बताइए जब टूरिस्ट बाहर से आएगा उसकी होटल की फैसिलिटी भी उसको होनी चाहिए, उसको गाड़ी की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद टूरिस्ट को यहाँ पर बुलाना,
मेरे ख्याल से ये क्या फ़न है, एक कन्फ्यूजन की शिकार है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। एक तरफ से लॉकडाउन करना, एक तरफ से टूरिस्ट को कॉल करना सैर सपाटे के लिए, एक तरफ से यात्रा ओपन करना यात्रा के लिए। हम क्योंकि यात्रा के खिलाफ नहीं है, यात्रा को वेलकम है कश्मीर में, मगर आप देखिए कश्मीर की सिचुएशन है क्या इस वक्त। यात्रा ओपन कर सकते हो जब तक यहाँ का दुकान नहीं खुलेगा, जब तक यहाँ का ट्रांसपोर्ट ओपन नहीं होगा, मेरे ख्याल से तब तक ये कोई मकसद नहीं है, ना कोई मतलब नहीं है। टूरिस्ट को यहाँ बुलाना, यात्रा को ओपन यहाँ पर करना, मेरे ख्याल से कोई मकसद नहीं है। कि मैं पहले गुलिस्तान मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बार बार लोगों के जो मसाइल है वो बार बार सरकार के सामने लाते हो, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो जहाँ तक बात कोविड-19 की है, जो हाल ही में सरकार ने फैसला किया है जो भी टूरिस्ट प्लेस है उनको खुला छोड़ दिया जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आता है, क्या ये कोरोना वायरस कश्मीरियों के लिए है, क्या ये बाहर के जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको वो वायरस नहीं है? उन्होंने यहाँ पे ये जो टूरिस्ट प्लेस है खुला रखे हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे जो ज़ियारत गाहें हैं, चाहे इबादत गाहें, मस्जिद शरीफ कहीं भी, उस पर तो बैन है, नमाज़ पढ़ने पे बैन है। कोरोना वायरस खाली वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। देखिए सरकार को चाहे कि वो एक बार फिर इस फैसले पर नज़रसानी करे। ये जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं इन पर बैन लगनी चाहिए, जो भी आते, चाहे लेबर आता है, कोई भी आए हो, उस पर बैन लगना चाहिए, या बिल्कुल उसको स्क्रीनिंग होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि यहाँ के जो लोग हैं कश्मीरी ये बच जाए। चलिए नाज़रीन, लोगों की बात आपने सुनी सरकार के फैसले के हवाले से। मेरे साथी इरफान फाजिल ने इस पूरे मामले पे नज़र रखी थी। इन्होंने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से टूरिज़्म डिपार्टमेंट के, उनसे भी बात करने की कोशिश की। क्या कुछ इरफान ने उनसे कहा, क्या कुछ वहाँ पे मिला और लोग क्या इस हवाले से कह रहे हैं, बराह रास्त हम इरफान से बात करेंगे। इरफान, जहाँ एक तरफ कोविड-19 हालात जो हम कह सकते हैं दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, कहीं हम बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे हैं, बेहतर से अबतर जो कह रहे हैं कि हालात हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टूरिज़्म को ओपन करना, क्या कहना चाहेंगे? लोगों से आपने बात की डिपार्टमेंट के लोगों से, क्या कहना है उनका? देखिए रूफ, जहाँ तक 370 के मामला से लेकर अभी तक कोविड-19 का कहर कह सकते हैं, एक टूरिज़्म में जो ब्रेकडाउन हुआ है, खुसूसन जो टूरिज़्म महकमा है उसमें अगर बात करें वादी कश्मीर को लेकर, तो सबकी ख़ास तौर पर नज़रें रहती है कि कब समर सीज़न स्टार्ट होगा और उसके बाद एक अच्छा खासा चेंज टूरिज़्म में देखने को मिलेगा। मगर 370 से लेकर अभी तक कोई ऐसी चेंज नहीं दिखाई दी, क्योंकि पहले एक लॉकडाउन का ज़बरदस्त इम्पैक्ट और उसके बाद अब कोविड-19। अब डिसीजन सामने नज़र ये आ रहा है कि अब टूरिज़्म को रिवाइव करने के लिए सरकार ने कुछ इकदाम उठाए हैं, और वो भी आज दिन के हवाले से। जबकि आज 14 जुलाई को लेकर मैं बात करूं तो कई सारे मामला, चाहे वो टैक्सी एसोसिएशन से हो, होटल वालों को लेकर हो, हाउस बोट एसोसिएशन से हो, या फिर वो लोग जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उनका मानना है कि एक साइड से कोविड का कहर है, दूसरे साइड से सयाहों को यहाँ बुलावा दिया जा रहा है, यानी उनको दावत दी जा रही है। कैसे ये सारी चीज़ें ज़मीनी सतह पर होगी, जबकि अभी भी कोविड-19 की जो रेट है वो बढ़ रही है, चाहे वो डेथ रेट को लेकर मैं बात करूं या इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो कि अभी थम नहीं रहा है। यकीन मानिए होटलियर्स का ज़रूर मानना है कि एक तो उनका पैसा जो है ऑलरेडी फंसा हुआ है, दूसरा जो अगर हम बात करें जो मैक्सिमम टूरिस्ट कश्मीर की तरफ अगर बात भी करेंगे तो वो कैसे निकल के आएंगे बाहर से, क्योंकि बाहर के स्टेट्स में ऑलरेडी लॉकडाउन है और उसका इम्पैक्ट ज़मीनी सतह पर काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर टूरिस्ट कश्मीर आता है तो सबसे पहले उसको क्वारंटाइन होना है, क्वारंटाइन को लेकर उसका टेस्ट लिया जाएगा। इरफान, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि सरकार ने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर SOPs जो रखी जाएगी, जो बाहर से यहाँ के टूरिस्ट आते हैं, SOPs रखी जाएगी, उनके वहाँ पे टेस्ट लिए जाएंगे और उनको पहले ही ऑनलाइन यहाँ पे होटल बुक करना है, उनको पहले ऑनलाइन कैब बुक करनी है। कहाँ वो कैसे वो पहुँच पाएंगे? उनके पास बाज़ाब्ता ऑनलाइन आप होटल बुक कर सकते हैं, कैब बुक कर सकते हैं, और ज़्यादा प्रेफर दिया गया है कि बाय एयर जो है टूरिस्ट आ सकता है। क्या आपको लग रहा है कि टूरिस्ट यहाँ आने के बाद SOPs फॉलो हो सकते हैं? और दूसरा कि कैसे वो ऑनलाइन, क्या कोई होटल इसके हवाले से कई होटल का नाम दिया गया है, जो ट्रांसपोर्ट है उनका नाम दिया गया है कहीं? देखिए रूफ, सबसे पहले अगर होटलियर्स की मैं बात करूंगा तो स्टाफ जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। सैनिटाइजेशन के मामलात हो या इसके साथ साथ क्लीनिंग ड्राइव हो, जिस तरीके से पहले भी SOP को फॉलो करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये हुक्मनामा जारी किया गया था, हमने देखा ज़मीनी सतह पर 50% से कम होटल्स हैं जो इस गैजेट से या इस SOP से क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जब टूरिस्ट यहाँ आएगा, क्या उसे यहाँ पर क्वारंटाइन होना है या घूमना फिरना है, सवाल यहाँ पर ज़रूरी बनता है। दूसरी बात,
अगर वो पैसा खर्च करता है तो वो ज़रूर ये सोचेगा कि पहले 24 घंटे 48 घंटे मुझे बंद रहना है, यानी उसका बजट थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। और बजट के मामलात को लेकर मैं अगर बात करूं तो उसका पैकेज भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि जहां उसको घूमने फिरने के हवाले से अगर उसको कश्मीर आना है तो क्वारंटाइन क्यों और कोविड क्यों, ये ज़रूर वो सोचेगा। और उसके बाद अगर वो फैमिली को लेकर आता है, और साथ में ये भी बताया गया है जो सीनियर सिटीजन्स है उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है टूरिस्ट को लेकर यहाँ पे, उनको पहले से ही बताया गया है कि जो भी सीनियर सिटीजन्स है वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। अब रही बात कि जब बाहर ऑलरेडी गर्मी है तो वहाँ एक पैकेज डिसाइड होता है, फैमिली पैकेज डिसाइड होता है, स्पेशली माँ बाप को लेकर घूमने फिरने के हवाले से पैकेज डिसाइड होता है। तो कैसे रहेगा जबकि ऑलरेडी आपको यहाँ पे लॉकडाउन का इंपैक्ट है, गार्डन्स बंद पड़े हुए हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही है। और अगर देखा जाए पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग जो डिफरेंट डेस्टिनेशंस है वहाँ पर कैसे ये गाइडलाइंस फॉलो होगी कहना बहुत मुश्किल है। इरफान, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, क्या लोकल टूरिस्ट को अलाउ किया जाएगा इन स्पॉट्स पे जहाँ फॉरेन टूरिस्ट की बात करें या बाकी बाकी रियासतों से टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, क्या यहाँ का लोकल टूरिस्ट भी जा सकता है? देखिए सब रूफ बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर देखा जाए तो हर किसी को इस वक्त खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है, हर कोई डरा हुआ है। हर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले जान है, जान है तो जहान है। जब जान ही नहीं रहेगी तो घूमने फिरने के हवाले से कौन इस पर सोचेगा। और इस वक्त जबकि पूरा इम्पैक्ट जो है कोविड को लेकर है। अब अगर लोकलाइट्स को ही लेकर आप बात कीजिएगा, फिलहाल अनाउंसमेंट्स ये भी है कि लोकलाइट भी बाहर घूमने नहीं जा सकता है क्योंकि लॉकडाउन है। अब शहर श्रीनगर के मुगल गार्डन्स को लेकर ही बात करिए, वो तो बंद पड़े हैं। कौन चाहेगा कि वो बाहर निकल के जान के साथ खेले, और कौन ऐसा टूरिस्ट होगा जो अपने घर को इस वक्त छोड़ेगा। और इसका इंपैक्ट देखिए पूरे दुनिया भर में है। अब डेथ रेट जो है लगातार दिखाई दे रही है और कश्मीर का नाम भी इसमें सामने नजर आ रहा है। चलिए इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान फाजिल। नाज़रीन, बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर के हवाले से। सरकार ने फैसला लिया कि आज से यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को दोबारा शुरू किया जाएगा, रीओपन किया जाएगा। इस हवाले से कि एक तरफ कोविड जहाँ बढ़ रहा है, जहाँ केसों की तादाद बढ़ रही है, जहाँ डेथ रेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, वहीं सरकार का फैसला टूरिज्म सेक्टर को ओपन करने का, ये फैसला किस तरह साबित होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। सरकार ने गाइडलाइंस मुरतब की है, जो भी बाहर का टूरिस्ट यहाँ पे आएगा उसको बाज़ाब्ता तौर पर SOPs को फॉलो करना होगा। SOPs किस तरह की होगी वो भी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आएगी। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।